Good morning everyone. Welcome to Believe in Ayurveda. Today we discuss about the chapter कीस दंत और नख शरीर। कीस दंत और नख शरीर का सबसे पहले हम लोग कीस दंत और नख का परिचय करेंगे। ठीक है। किसी उपधातु का वर्णन शास्त्रों में ज्यादा तौर पर नहीं मिलता। क्या मतलब इसमें बोला जा रहा है, सिंपल सी बात है कि दंत नख ये सब का उपधातु धातु इन ये सब कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कैसे चेक किया जाता है, ये सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो है, सुश्रुत ने कहा है दांतों को, हम लोग जो अस्थि पढ़े थे, अस्थि के प्रकार, उसमें हम लोग रूचक अस्थि पढ़े थे। ठीक है। तो रूचक अस्थि में दांतों को जो है रूचक अस्थि में रखा गया है। और रूचक अस्थियां पांच प्रकारों मतलब अस्थियां 5 प्रकार की होती है ना, तो उसमें रूचक अस्थि जो होता है 5 प्रकार में से एक होता है। रूचक अस्थि 5 प्रकार की अस्थियों में से एक होता है। सबसे पहला लाइन समझ आ गया, ये अस्थियां किसके, कौन सी अस्थि के प्रकार में आता है, रूचक अस्थि में आता है। ठीक है। उसके बाद धातु और उसके उपधातु, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना कि अस्थि अगर धातु है तो उसका उपधातु क्या होगा, दांत होगा। ठीक है। मज्जा का उपधातु क्या होगा, केश और रोम। ठीक है। रोम या लोम एक ही चीज है। हाँ, अस्थि का क्या है उपधातु, दांत। मज्जा का, अच्छा थोड़ा इसको ट्रिक से भी हम लोग समझ सकते हैं। अस्थि थोड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है, दांत भी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। और मज्जा थोड़ा सॉफ्ट होता है, केस और लोम मतलब छोटा छोटा सॉफ्टी चीज उसमें आता है। एक श्लोक याद रखना है, स्यात कीटम केस लोम अस्थानो चरक चिकित्सा स्थान 15/19। हाँ, केस और लोम अस्थि धातु के मल होते हैं। केस और लोम अस्थि धातु के मल होते हैं। बताओ, कोई एक आदमी सुनाओ, श्लोक सुनाओ। हाँ ठीक है, रेफरेंस भी याद रखो। हाँ, अगर 15/19 नहीं भी याद है तो तुमको बस याद होना चाहिए कि चरक चिकित्सा स्थान का है। ठीक है। केश और लोम अस्थि धातु के मल होते हैं। इनकी उत्पत्ति धातु आदि से उत्पन्न कीट भाग, और वैसी बात है कौन से भाग से होता है, कीट भाग से होता है। जबकि दंत की उत्पत्ति, क्योंकि हम लोग केश और दंत एक साथ पढ़ते हैं तो हम लोग को ये नहीं लगना चाहिए कि दोनों कीट भाग से ही होते हैं। बस केश जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, कीट भाग से हो रही है, जबकि दंत की उत्पत्ति प्रसाद भाग से हो रहा है। ठीक है। उसके बाद शरीर को मलिन करने वाले पदार्थ को मल कहे जाते हैं। प्रत्येक धातु की अपनी धात्वाग्नि पाक क्रिया के द्वारा 2 अंशों की उत्पत्ति। कोई भी धातु की जो धात्वाग्नि की क्रिया होती है उसका 2 पार्ट बनता है ना। एक कौन सा पार्ट बनता है, प्रसाद भाग, और एक कीट भाग। एक कीट भाग से उत्पन्न होने वाले द्रव्य का नाम ही मल है, और जो कीट भाग से उत्पन्न हुआ वो क्या है, मल है। महर्षि सुश्रुत के अनुसार अस्थि धातु का मल नख और रोम है। ठीक है। शरीर के बाल, रोम क्या है, शरीर के बाल है। ये केश रोम और नख सदैव बढ़ते रहते हैं। इनका कभी ग्रोथ खत्म होता है नहीं, हमेशा बढ़ेगा। तुम जितना काटो फिर बढ़ेगा। ठीक है। इस क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें दो, हम लोग एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो मॉडर्न कोरिलेशन है इसका ये कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नर्व फाइबर्स का अभाव होता है। ठीक है। तो नर्व एक बार जो डिजेनरेट हो जाता है फिर उसका डिजेनरेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ होता है। इसका मतलब केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पेपर में आप लिखोगे कि केस दंत में का मॉडर्न कोरिलेशन नर्व फाइबर्स का अभाव होना, यानी नर्व फाइबर्स उसमें नहीं होते हैं। क्लियर है, याद है सबको। इसी कारण बढ़ने पर काट दिए जाते हैं तथा काटने से शरीर में कोई विकार भी नहीं उत्पन्न होता है। अभी आपके ऑर्गन्स को काट दिया जाए तो कितना बड़ा विकार उत्पन्न होगा, इसके काटने से होता है, क्यों नहीं होता है, नर्व फाइबर्स का अभाव होता है। याद रहेगा। अब देखिए ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थि का मल चरक, श्रांगधर और सुश्रुत के अनुसार, चरक के अनुसार केश और रोम, ठीक है, श्रांगधर के अनुसार नख और सुश्रुत के अनुसार नख और रोम। चरक और सुश्रुत एक जैसा बोले थे, श्रांगधर क्या बोले थे, ऐसा ना, श्रांगधर। ठीक है। तो थोड़ा शार्प नाम भी लगता है, तो ऐसे दिमाग में रखो कि शार्प नेल होता है। ठीक है। और ऐसे करके ऐसे थोड़ा कोरिलेशन माइंड में बैठ जाए। तो चरक क्या बोले हैं, केश और लोम, और श्रांगधर नख और सुश्रुत नख और रोम। ठीक है, याद रहेगा। केश दंत नख और
और पितृज भाव यानी पेटर्नल फैक्टर्स एंड केश दंत नख। गर्भ वृद्धिकर भाव में, अच्छा एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग मातृज भाव और पितृज भाव पढ़े थे, ठीक है। पितृज भाव में कौन कौन आता था, ऐसे सोचो ना, मतलब दिमाग में बैठा लो, नहीं याद हो रहा है तो पापा वाला पार्ट कौन कौन सा है, केस, समश्रु, नख, मतलब हार्ड हार्ड पार्ट, और जो सॉफ्ट सॉफ्ट पार्ट होता है वो मातृज भाव में आ जाता है, मम्मी वाले पार्ट में। और जो तो पापा लोग थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, तो केश, समश्रु, लोम, अस्थि, नख, दांत, सीरा, स्नायु, धमनी और रेत। ये स्थिर और कठिन भाव, जो भी स्थिर और कठिन भाव है वो सब क्या है, पितृज भाव। तो कुछ कुछ तो इसमें याद रहेगा ना, जैसे केश हो गया, समश्रु हो गया, रोम हो गया, अस्थि हो गया, नख हो गया, दांत हो गया, सीरा हो गया, स्नायु हो गया, धमनी हो गया, और रेत, रेत मतलब शुक्र। हाँ, ये स्थिर और कठिन भाव पितृज भाव होते हैं। सुश्रुताचार्य अनुसार केश, नख, दांत ये तीनों ही पितृज भाव के अनुसार आते हैं, ठीक है। गर्भवृद्धिकर भाव में तो आपने पढ़ा, पर सुश्रुत के अनुसार मेनली वो केश, नख और दंत। तो जब भी आप देखो, आपको मान लो एग्जाम में दे दिया कि आप केश के बारे में लिखो, डिस्क्रिप्शन केस का लिखना, तो आप सबसे पहला लाइन तो आपको एकदम फिक्स है, केस, दंत, नख में यह पितृज भाव है, फर्स्ट लाइन तो फिक्स ही है ना, उसके बाद आप कोई डिस्क्रिप्शन शुरू करना। हाँ, पहले देखो कोई भी केस, दंत, नख तीनों को एग्जाम में लिखने से पहले ये पितृज भाव है, कॉमन लाइन है, उसके बाद ये किसका उपधातु है, ये किसका मल है, और आचार्यों का मत क्या है। 5 लाइन तो ऐसे ही लिखा जाता है, उसके बाद अब उसका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन, कितना लगेगा, ठीक है। शरीर में जो विशेषकर स्थूल, स्थिर, मूर्तिमान, गुरु, खर, कठिन अवयव जैसे नख, अस्थियां, दांत, मांसपेशियां, त्वचा, पुरुष, केश, दाढ़ी और लोम एवं कंडरा आदि अंग है, वे सभी और गंध एवं नासिका पार्थिव है। केश, दंत, नख का स्वरूप क्या है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है ना, सिलेबस में निकाल कर रखो कौन कौन सा और टिक करो। अन्य धातु की अपेक्षा में नख, दांत, केश अधिक समय तक अपना ही रूप में धारण किए रहते हैं, उनका कोई चेंजेस होता है क्या, केश, नख, दंत का कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। दांत को अस्थि का ही एक प्रकार, कौन सा अस्थि में आता है, रुचक अस्थि, ठीक है। अब देखो ये कैसा होता है, केश, दंत, नख कठिन होता है, मूर्ति स्थूल होता है, मूर्तिमान होता है, गुरु होता है, खर होता है, कठिन रहता है, ये पितृज भाव के अंतर्गत आता है। महाभूत, उसके बाद आपको सबका महाभूत भी लिखना है एग्जाम में, तो पृथ्वी, बस आपको ये पांच लाइन ही दिमाग में रखना, ये पितृज भाव होता है, इसमें ये इसका उपधातु है, ये इसका महाभूत ये है, हो गया, इससे ज्यादा क्या रखना है। दोष का अधिष्ठान, कौन सा दोष होता है, तो वात दोष होता है। अस्थि धातु का मल क्या है, केश, नख और लोम। अस्थियों की उपधातु क्या है, दांत है, ठीक है। के नख, केश और लोम से संबंधित कला, कला भी आपको याद है, कला पढ़े हो ना, पुरिस धरा कला या फिर अस्थिधरा कला, पुरिस धरा कला या फिर अस्थिधरा कला, तो याद ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अस्थि का पार्ट है तो अस्थि का उपधातु, किसका उपधातु है, दांत, अस्थि का उपधातु, तो कला कौन सा होगा, अस्थिधरा कला होगा। पुरुषधरा कला भी ऐसा सोचो ना, नख को भी काट ही देते हो, बाल को भी काट ही देते हो, दांत भी गिर ही जाते, तो और पुरुष भी तो निकल ही जाता है बॉडी से बाहर, ऐसे भी दिमाग में कोरिलेशन रखा जा सकता है, तो इसलिए पुरुषधरा कला है। क्लियर है, आ रहा है तुमको सब। पुरुषधरा कला या फिर क्यों इसको बोलते हैं, ये दिमाग में रखना चाहिए। पुरुषधरा कला को ही मलधरा कला या फिर अस्थिधरा कला कहते हैं। अब इसके पीछे का रीजन है, क्योंकि चिकित्सा शास्त्र में पुरुषधरा कला में खराबी आने से मल से संबंधित व्याधियों में रोगी के अस्थि, केश, दंत ये पूछता है, अगर वाइवा में कोई पूछ दिया क्यों पुरुषधरा कला है, तो तुमको एक्सप्लेनेशन देना होगा, क्योंकि ऐसा होता है, बोला जाता है चिकित्सा शास्त्र में कि पुरुषधरा कला में खराबी आने से मल से संबंधित व्याधियों में रोगी के अस्थि, केश, दंत और नख में खराबी पाई जाती है। अगर आपको पुरुषधरा कला में कोई प्रॉब्लम है, किसमें, पुरुषधरा कला में, तो आपका जो है केश, नख, दंत नहीं बोलते हैं, आप किसी भी डर्मा के पास जाओ, आपका हेयर फॉल हो रहा है, सबसे पहले वो पूछेगा आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है, ठीक है, ये चीज पूछा जाता है ना, पेट साफ तो रहता है, क्यों पूछा जाता है, क्योंकि वो पुरुषधरा कला से। तो आप मॉडर्न व्यू में भी वही चलता है, ठीक है, जो आयुर्वेद में चलता है, वो ज्यादा का डिफरेंस है नहीं, वो लोग भी वैसे ही काम करते हैं, तो वो पुरुषधरा कला से रिलेटेड है। अब याद रहेगा ना।
अपने आप ही अस्थि केश दंत नख का विकार दूर कर, मतलब आपका अगर आप अपने पूरी तरह कला को बैलेंस कर ले रहे हो तो फिर आपका अस्थि नख भी, हाँ ठीक है। उसमें दवा भी देखना वही क्या चलता है ये हेयर फॉल में, त्रिफला। क्या है वो? मृदु विरेचक है ना। तो जबकि देना चाहिए केस, तब तो फिर खूब सारा कैरेटीन ट्रीटमेंट करवा देना चाहिए था, लेकिन कैरेटीन ट्रीटमेंट तो होता नहीं है, ठीक है। केस नख दंत ये पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, इन पांचों महाभूत से बनते हैं। लेकिन महानता कौन सा महाभूत प्रधान होता है? पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है। अब देखो संख्या, अस्थियों की गणना में मतभेद का कारण है कि चरक के अनुसार शरीर का कठिन अंश अस्थि को तत्व मान करके, ये तो नंबर्स वगैरह दिया है, छोड़ो, पता नहीं है तुमको कितना नाखून होता है, कितना दांत होता है और कितना केश नहीं होगा थोड़ा पता। देखो वही लिखा है, चरक के अनुसार नख 20 होते हैं, ठीक। दंत भी 32 होते हैं। दंत उलूखल यानी शॉकेट ना 32 होते हैं। केस 29956 और सुश्रुत के अनुसार असंख्य, ठीक है। सिर के बाल और नाखून की बढ़त यानी ग्रोथ ऑफ केश एंड नख, ठीक है। भगवान धन्वंतरी का मत है कि मनुष्यों की दृष्टि और रोम कूपों के आकार या संख्या में निश्चित रूप से किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती, लेकिन शरीर के क्षीण होने पर शरीर के बाल, हाथ, पैर, नाखून, इसका कारण बालों और नाखूनों का स्वभाव हाँ, मतलब ना आपके वो बोलते हैं ना, मतलब किसी का नाखून बार बार टूटता है तो बोलते हैं तुम्हारे अंदर प्रोटीन का कमी हो गया है या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। इसके बाद कौन सा टॉपिक है? अस्थि 6। अब देखो, अस्थि धातु 6 वृद्धि केश दंत नख। अस्थि धातु के 6 और वृद्धि, इन दोनों की ही अवस्थाओं में केश दंत नख के स्वरूप में बदलाव आता है। मतलब अस्थि से रिलेटेड है ना, बोलते कैल्शियम का टैबलेट, बोलते कैल्शियम का कमी होगा, चलाया जाता है ना हेयर फॉल में, ये भी कैल्शियम टैबलेट्स के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। देखो या तो डॉक्टर्स जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं या तो कैल्शियम टैबलेट्स, ठीक है। स्पेशली अब किसी का नाखून बार बार टूट रहा है, ठीक है, तो भी कैल्शियम टैबलेट दिया जाता है, या फिर आयरन के भी टैबलेट्स दिए जाते हैं, देते हैं ना। उसके बाद अस्थि 6 में अस्थि नख एवं दांतों की भंगुरता, यानी वो कितना ब्रिटल है, कितना टूट रहा है, भंगुर, एवं पतन यानी खत्म हो जाना, क्लियर है। समस्त शरीर विशेषकर दंत नख केश की रुक्षता भी होती है ना, किसी किसी का बहुत ड्राई होता है। मतलब अगर आप ये सब क्या है, ये एक पैटर्न है कि अगर अस्थि धातु का क्षय होगा तो आपका नख का भंगुरता होगा, पतन होगा। याद करो, अभी याद करो, नख का भंगुरता होगा, पतन होगा। उसके बाद दंत नख की रुक्षता होगी, आपका बाल भी ड्राई होगा, केस, रोम, नख, श्मश्रु का शीघ्र पतन होगा, ठीक है। अस्थि धातु वृद्धि लक्षण अस्थि प्रदोष विकारों के नाम से, अब ये ना कुछ कुछ डिजीज का नाम दे दिया, दंत अस्थि भेद, लोम नख दोष, अधिदंत, दंत सूल, केश विकार, श्मश्रु दोष, कुनख रोग, दंत विवर्णता। अच्छा, दंत विवर्णता भी होता है ना, कैल्शियम की कमी से भी कभी कभी जो तित है वो कैसा होता है, येलो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लेयर हटने लगता है ना ऊपर वाला। वेदना का अधिष्ठान, वेदना का अधिष्ठान मतलब सिलेबस खोलो, देखो कहाँ तक हुआ। प्लेस ऑफ पेन इन द बॉडी, चरक आचार्य के अनुसार वेदना का अधिष्ठान मन, देह और इंद्रिय है। वेदना कहाँ होती है? या तो मन में, या तो देह में, या फिर इंद्रिय में। केश, लोम, नख का अग्रभाग, मल, द्रव आदि को वेदना का अधिष्ठान नहीं माना। पर अगर ऐसा है तो जब आप केश, नख, रोम काट रहे हो तो उस टाइम आपको दर्द क्यों नहीं होता? बोलो। क्योंकि उसके अग्रभाग में वेदना का अधिष्ठान नहीं माना गया, क्योंकि वह नर्व फाइबर से नहीं होता है ना। ये पूरा जो पेन का फिनोमेना है, जो आपका सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन काम करता है, वो कहाँ काम करता है? आपको जब पेन होता है तो वहां कौन, मतलब लाइक आपको कुछ काट रहा है, ठीक है, तो वहां से सेंसरी न्यूरॉन पहले जाता है, वो जाकर के इंफॉर्मेशन देता है ब्रेन को कि देखो ये हाथ में कुछ हो रहा है, इसका क्या करना है। फिर मोटर न्यूरॉन आता है, वो बोलता है हाँ हाँ हाथ हटा लो वहां से, है ना। ऐसा ही फिनोमेना चलता है ना। पर आपका जब वहाँ नर्व फाइबर से एब्सेंट है तो फिर कहाँ से आपको कोई पेन होगा? क्लियर है?
आपको लिखना है, अगर एग्जाम में पूछे ना पूछे, आपको क्लीन ये लिखना है, मॉडर्न एस्पेक्ट लिखना है, वो पूछे ना पूछे। चलिए केस शुरू करते हैं। केश व्युत्पत्ति। केश शब्द मूलतः व्युत्पन्न हुआ है प्रपत्र से, जिसका अर्थ जो सिर पर उगता है वो केश है। इसके पर्याय केश, बाल, कच्छ, चिकुर, कुंतल, सिरोरोह, अश्वराजी, मूर्धन्य। दो कम से कम याद रखना होगा, सिर, सीजा। कौन सा याद रखोगे? केश तो याद ही रहता है, बाल याद रख लो, ठीक है। और कौन सा याद रखोगे? हाँ, दो याद रखो अभी, केस और तो बाल तो याद ही रहेगा, ये याद कर लो। और सिर, सीजा याद कर लो, याद रहेगा, सिर से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि ऐसे याद करोगे तो सारा तो होगा नहीं। हाँ, जिसको हाँ मूर्धा बोलते हैं। तो याद कर लो। सिरो रूह भी याद कर सकते हो, ठीक है। चलो, लेकिन अभी याद करो, व्युत्पत्ति याद हो गया। ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, डायरेक्ट केस नहीं स्टार्ट कर देना। केस का व्युत्पत्ति अलग लिखना है, धातु अलग लिखना है, पंचमहाभूत अलग लिखना है, उत्पत्ति काल अलग। हाँ, उसके बाद मज्जा का उपधातु केस मज्जा। केस मज्जा धातु का उपधातु है। केस किसका उपधातु है? मज्जा का। केस अभी बोले थे ना, केस सॉफ्टी सॉफ्टी पार्ट है, तो वो मज्जा का होगा। हाँ, मज्जा मतलब हाँ, मज्जा मज्जा नहीं पता क्या होता है। हाँ, ठीक है, उपधातु है। शांगधर के अनुसार धातु निर्माण की प्रक्रिया में कहा गया है, जब अष्ट धातु का पाक अपनी ही अग्नि से होता है, अष्ट धातु का पाक अपनी ही अग्नि से होती है, तब मज्जा धातु का सार भाग समय के साथ सिर और शरीर की बाल माला के रूप में उभर जाता है। इतना नहीं है, उपधातु याद हो गया, बात खत्म। आपके शॉर्ट नोट्स में इतना ही आना चाहिए, इतना बड़ा कहानी नहीं लिखाना चाहिए। मेरे को केस बस 10 या 15 लाइन में खत्म चाहिए, ठीक है, इतना नहीं लिखना है। केश का उत्पत्ति काल, टाइम ऑफ फिकल हेयर फॉर्मेशन, बताओ। ये बहुत एम्ब्रियोलॉजी सब पढ़ा है, बताओ कब होता है केश? चारक के अनुसार 7th मंथ। याद था? याद था? वाग्भट के अनुसार इधर देखो, इधर बोल 6 मंथ, कल पूछेंगे। 7वां मंथ किसके अनुसार? चरक के अनुसार। और वाग्भट के अनुसार अभी याद करो, 6। वाग्भट, चरक थोड़ा आगे आगे चलते थे, हाँ, वो 7 चरक के अनुसार, और वाग्भट 6। आपको चरक याद होना चाहिए, 7वां मंथ। हाँ, ठीक है। केश का पोषण कैसे होता है? जो खाएंगे उसी से पोषण होगा, लेकिन उसके सार भाग से या कीट भाग से, ठीक है। चरक के अनुसार भोजन के पाचन होने के बाद आहार रस अब आगे सार भाग और कीट भाग, इन 2 भागों में विभाजित हो जाता है। कीट भाग केश, मूत्र, पसीना आदि के उत्पादन और पोषण के लिए जिम्मेदार होता है, और सुश्रुत के अनुसार धमनियों के अंतिम भाग रोमकूप से जुड़े हुए रहते हैं, उसी से केश का पोषण होता है। गॉट इट? केश का स्वरूप कैसा होता है? पहला तो ये पितृज भाव होता है। सुश्रुत के अनुसार केश, श्मश्रु, लोम ये स्थिर और कठिन भाव पितृज भाव है। बस स्वरूप में आपको यही याद रखना है कि ये पितृज भाव है, ठीक है। और ये तीनों पितृज भाव के अंतर्गत आते हैं। गर्भ के बालों की हाँ, बस आपको इतना याद रखना। हाँ, ये तो एक होता है ना, शॉर्ट नोट्स में उतना नहीं लिख सकते हैं ना, कथा कहानी हम लोग। गर्भ के बालों की संरचना, रंग, मात्रा पिता पर निर्भर करता है। पितृज भाव के कारण खुरदुरापन मतलब ऐसे समझिए, ट्रिक्स मतलब ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रखने। क्योंकि अगर आपका बाल ड्राई हो रहा है बहुत, वो तो पितृज भाव में आता है, और आपका शाइनी शाइनी सा बाल है तो मातृज भाव में आता है। इसे दिमाग में रखो, आपका बाल बहुत ड्राई है, रूखा है, तो वो पितृज भाव में आता है। हाँ, अब स्थान देखिए। केश, सिर के बाल। अलाका किसको बोलते हैं? अलाका, अलाका वाला बाल दिखाओ सब अपना। ये नहीं है तुम्हारा अलाका वाला बाल, ये है। कभी ये वाला बाल इतना लंबा हुआ है जितना लंबा उधर वाला बाल है? देखो इसका बहुत क्लियर है, देखो। हाँ, अलाका कौन सा बाल है? वो जो तुम्हारा आगे छोटा छोटा बाल दिख रहा है ना, जो कभी बहुत लंबा नहीं होता है, ठीक है। वो फोरहेड वाला बाल भी नहीं, ये वाला बाल भी नहीं। हाँ, तो वो आप बोल सकती हो, हाँ बोल सकती हो, पर बेबी हेयर का ग्रोथ होता है तो नहीं। ये जो आगे छोटा छोटा वाला जो कभी इतना लंबा नहीं होता है, वो अलाका वाला बाल है, ठीक है। याद हो गया अलाका? ये नहीं कि वही याद रखना, नाम भूल जाना। अलाका, ठीक है। माथे पर गिरते हुए बाल। रोम, शरीर के बाल। कक्षा रोम, बगल के बाल, ठीक है, आर्मपिट वाला। गुह रोम, जघन के बाल। और पक्ष, भौं के बाल। पक्ष में किसको बोलते हैं? पक्ष में वर्त में कहाँ पढ़े थे हम लोग?
पक्ष्म वर्त्म कुछ याद है? वर्त्म ये सब याद है? नहीं सुने, नाम नहीं सुने, आइज नहीं पढ़े, आंख जो पढ़े थे उसमें पक्ष्म पार्ट वर्त्म पार्ट पढ़ेंगे ना एनाटॉमी में। हाँ ठीक है। कि अलाकक वाला बल कहाँ कौन सा होता है? ठीक है, तो स्थान में ऐसे लिखना। अब वर्ण की उत्पत्ति देखो कैसे होती है। बालों का वर्ण अलग अलग देश जाति आदि के कारण भिन्न भिन्न होता है। बालों के वर्णों में काला, भूरा, लाल, सुनहरा आदि वर्ण पाए जाते हैं। आयुर्वेद में केवल बालों के रंग के संबंध में वर्णन मिलता है। यथार्थ सभी प्रकार की वर्णोत्पत्ति के लिए सिंपल सी बात है कि ये जो रंग मिल रहा है वो तेज महाभूत के लिए मिल रहा है। तो आपको केश की वर्ण उत्पत्ति टॉपिक डालकर बस आपको लिखना क्या है वहां, तेज महाभूत और भ्राजक पित्त। कौन सा पित्त? भ्राजक पित्त। पित्त तेज महाभूत से निर्मित होकर पृथ्वी और वायु के साथ मिलकर बालों को काला बनाता है। तेज महाभूत पृथ्वी और वायु के साथ मिलकर क्या बनाता है? बालों को काला बनाता है। इसका मतलब जिसका बाल कृष्ण वर्ण का है उसके में तेज, पृथ्वी और वायु महाभूत होगा। है तुम्हारा है, तो तुम्हारे में कौन कौन सा है? तेज, पृथ्वी और वायु। और ये संपूर्ण है, जिसका भूरा होगा उसमें कम होगा ये भ्राजक पित्त। और क्या? कि इसकी संख्या, इस विषय पर प्राचीन काल में कई विवाद हो चुके हैं कि इसकी संख्या कितनी है। इसमें इतना तुमको नहीं देखना है विवाद वगैरह, इसमें बस चरक के अनुसार 29956। अब पीछे अभी हम लोग सुश्रुत के अनुसार क्या पढ़े थे? इधर ठीक है। काश्यप के अनुसार छोड़ो, पुराण के अनुसार उतना याद नहीं हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी अगर केस में कुछ भी सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केस का परीक्षा, ठीक है, परीक्षा एक साथ ही ना पूछ देती हूँ, ठीक है। तो ये टर्म्स तुमको याद होने चाहिए। अनेक रोगों के बाल रूखे, इस बुक में भी दिया था ना परीक्षा का बहुत अच्छा से, देखो ना इस बुक में बहुत अच्छा दिया, इससे भी हम लोग पढ़ेंगे ये वाला, ठीक है। देखो अनेक रोगों में रोगी के बाल रूखे, संख्या में कम, निस्तेज होकर गिरने लगते हैं, जैसे कि काला ज्वार, उपवटुक ग्रंथिता, उपवटुक ग्रंथिता, हाइपरथायराइडिज्म, खालित हेयर फॉल, पालित हेयर व्हाइटनिंग। खालित किसको बोलता है? जो खाली हो जाता है। और पालित किसको बोलते हैं? जो पीला हो जाता है। रोगी के केस की परीक्षा स्फुटित्व, स्प्लिटिंग ऑफ हेयर, क्या क्या देखता है? तुम जब जाती हो पार्लर में भी जनरली तो क्या देखता है? बोलती है कि हाँ मैम आपका बाल बहुत फूट रहा है, आपका दो मुहा बाल हो रहा है, वो भी तो ऐसे ही चेक करती है। तो पहला टर्म क्या है? स्फुटित। तो किसी का बहुत, अब इसमें याद क्या करना है, किसी का बहुत फूटेगा, बहुस्फुटित। इंग्लिश वाला नहीं है तो बस हिंदी वाला, दोनों लिखोगे तो अच्छा है। तुमको भी तो इंग्लिश याद ही है, तुमको बस हिंदी का टर्म्स याद करना। बहुस्फुटित मतलब स्प्लिटिंग ऑफ हेयर, बहुत ज्यादा, ठीक है। साफ्ट में अल्पस्फुटित मतलब स्प्लिटिंग ऑफ हेयर एट इन सम हेयर इन अ 4 क्वाड्रेंट, चार नहीं निकल जाता है। और अस्फुटित यानी जिसका नहीं है। स्निग्ध, सॉफ्ट इन टच एंड शाइनी हेयर। रुक्षत, ड्राइनेस ऑफ हेयर और रफ टू टच। घनता, नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स। अब क्या होगा? हेयर फॉलिकल्स में अल्प होगा, मध्य होगा और घन होगा। तो अल्प लेस नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स, मध्य घनता मीडियम नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स, घन घनता मोर नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स। अब वर्ण में क्या होगा? धूसर वर्ण होगा, कृष्ण होगा, और किसी का श्याम होगा, यही 3 कलर होगा ना किसी का भी। अब कोई हरा और पीला करा रहा है तो वो केमिकल है, ठीक है। धूसर, ड्राई, लस्टरलेस, रफ हेयर, डस्टी हेयर। कृष्ण, लाल, रेडिश ब्राउन हेयर। श्याम, ब्लैक हेयर। पालित, ग्रेइंग ऑफ हेयर। अपलितत्व, नाउ एनी सिंगल ग्रेइंग ऑफ हेयर। इससे अल्प पालित्व, सम ऑफ हेयर ग्रे कलर। संपूर्ण पालित्व, उसी में अल्प, संपूर्ण, ये सब वर्ड खुद से जोड़ देना। हाँ, अब खालित्व, बॉल्डनेस। अखालित्व, नो बॉल्डनेस। ईषद मतलब क्या होता है? अल्प होता है। तो सम पैचेस ऑफ बॉल्डनेस, कहीं कहीं बाल उड़ जाते हैं। हाँ। संपूर्ण खालित्व यानी कंप्लीट बॉल्डनेस। कुटिलता, कर्ली हेयर, अब किसी का बहुत किसी का कम, ठीक है। अकुटिलता, नो एनी कर्ली हेयर। ईषद कुटिल केश, सम ऑफ हेयर शोइंग कर्लिंग। संपूर्ण कुटिलता, सिग्निफिकेंट कर्ली हेयर। किस शरीर की व्यवहारिक उपयोगिता, देखिए क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या होगा। पालित, जिनका क्रोध, शोक, श्रम, चिंता जिसको ज्यादा है उसको क्या होगा? उसका बाल ग्रे हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि शरीर की उष्णता तथा पित्त शरीर में जाकर बालों को पका देता है, ठीक है, जिससे
पालित यानी बालों का सफेद रोग होता है। चरकने वात आदि दोष, आप समझ गए ना क्या क्या हो सकता है, क्रोध, शोक, चिंता, इन सब से क्या होगा, कलर हो जाएगा। नहीं वो घर में भी नानी दादी लोग होती, मेरा तो चिंता में ही सब बाल पक गया, सोचते सोचते सब बाल पक गया। ठीक है, कौन सा, सोचते सोचते ही सब बाल पक गया। हाँ, तो इसका मतलब क्या, उनको आप वो तो ये चीज बोल दी, उनको इतना आता है, आप क्या समझे उससे कि उनका पित्त बढ़ा होगा। हाँ, उसके बाद खालिद देखिए, वात, अच्छा देखिए किसी का बाल कैसे झड़ता है उसका भी फिनोमेना, और इतना नहीं याद रखना पर दिमाग में एक बैठ जाता है। तो वात के साथ मिला हुआ पित्त, वात के साथ क्या मिलेगा, पित्त, रोम कूपों में जा करके बालों को गिरा देता है। वात के साथ कौन मिलता है, ऐसे अगर पित्त बढ़ा तो, ऐसे अगर पित्त बढ़ा तो क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। किस किस कारण से होता है ग्रे, और अब बाल गिरा उसमें कौन सा मिल गया, पित्त मिला। उसका ध्यान कहाँ रह रहा है। इस अनंतर रक्त के साथ मिला हुआ कफ रोम कूपों को बंद कर देता है, जिससे उस स्थान पर दूसरे देखो वात है, तुम सुन, हम समझा रहे कौन से, वात, पित्त, कफ, बड़ा अजीब सा फिनोमेना है। वात और पित्त मिलके पहले बार को गिरा दिया, गॉट इट, और कफ जा करके उसको ब्लॉक कर दिया। हाँ, अब नया बाल बन ही नहीं, आ ही नहीं पाएगा। एक तो आप नहीं हुआ इस तरीके से कि आपने बिल्डिंग बना भी दिया और फिर उस जमीन को भी हड़प लिया। जमीन को हड़प कौन रहा है, कफ, क्योंकि वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, और वात पित्त पहले गिरा दे रहा है बिल्डिंग को और फिर जाकर के वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, कौन, कफ। इतना जो आपका लिखा हुआ है, यही इतना कथा कहानी लिखा है। ठीक है, इसमें दो टर्म आएंगे, एक आएगा इंद्रलुप्त। हाँ, इंद्रलुप्त एक होता है एलोपेसिया यूनिवर्सालिस। एलोपेसिया यूनिवर्सालिस में क्या होता है बताना तुम, एलोपेसिया यूनिवर्स कहाँ, ये दोनों एलोपेसिया यूनिवर्सालिस में पूरे बॉडी का ही हेयर चला जाता है। हाँ, अच्छा ऐसे नहीं तुमको याद हो रहा है, यूनिवर्सालिस, यूनिवर्स, पूरा बॉडी का ही बाल चला गया। हाँ, याद रहेगा ना। इंद्रलुप्त में क्या होता है, देखो इंद्रलुप्त में सर का बाल जाता है, और एलोपेसिया यूनिवर्सालिस में पूरा बॉडी का, नहीं किसी किसी का हाथ वाथ के आईब्रो के भी बाल चले जाते हैं। हमारा क्या, जैसे हमारा हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, तो वी आर सफरिंग फ्रॉम इंद्रलुप्त, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंद्रलुप्त मतलब यहाँ का बाल हट जाता है। एलोपेसिया यूनिवर्सालिस में ना आईब्रो का बाल नहीं, तो कहीं बाल नहीं रहेगा उसके। ठीक है, अब दारुणक, सिबोरिया कैपिटिस, पाइटोराइसिस कैपिटिस, कफ तथा वायु के प्रकोप से केसों का स्थान स्पर्श में कठिन, कंडुयुक्त, रुक्ष, दरारों से संयुक्त हो जाते हैं, उसे दारुणक जानना चाहिए। जब कफ और वायु का प्रकोप होता है ना, तो केस का स्थान स्पर्श में कैसा हो जाता है, थोड़ा कठिन, कंडुयुक्त, थोड़ा कंडुयुक्त, इचिंग, कंडु मतलब इचिंग, रुक्ष हो जाता है और दरार पड़ने लगता है, पूरा फटने लगता है, तो उसे दारुणक जानना चाहिए। जुओं की उत्पत्ति कैसी होती है, बाह्य कृमि में लिच्छा आदि प्रसिद्ध हरिचंद्र ने 7 प्रकार की बाह्य कृमि। हाँ, ये उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है, 7 प्रकार नहीं, तुमको बस केस के बारे में 10-15 टॉपिक्स जानना चाहिए। इसका मॉडर्न एस्पेक्ट कल पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ हेयर पढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।